अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर मैं लिख दूँ, अभिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है ना, क्या आपको मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन यानी कि चेंजिंग देखने को मिलता है। और चेंजिंग तभी होती है जब इसके पहले रिएक्शन देखने को मिलता है, मतलब इंग्लिश में रिएक्शन करता है और हिंदी में अभिक्रिया। तो ये पदार्थ की आखिर उत्पत्ति होती कैसी है? मतलब दुनिया के जितने भी पदार्थ है ये पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हो, दुनिया के बहुत सारे। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये समझने की कोशिश कीजिए कि पदार्थ जो होता है ना दुनिया के अंदर दो कंडीशन में देखने को मिलता है, पहला तो सजीव और दूसरा निर्जीव। सो फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपके सिलेबस के अनुसार पदार्थ की अवस्थाएं और तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ना था, तो इस वीडियो में हम आपको यही सब समझाने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है ये सबसे पहले सवाल बनता है। तो दुनिया का हर वो चीज़ जो स्थान घेरे, जो रुकावट पैदा करे, जो किसी के बीच उत्पीड़न पैदा करे, जिसमें भार हो, आयतन हो, मतलब ये सारी बातें जोड़ करके आप एक पदार्थ का डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। मतलब ये पदार्थ का डिफिनेशन याद कर लेने से आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्रैक हो जाने वाला है, जबकि आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा बढ़िया जो है ना, एक इस कंसेप्ट से मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तैयार किया हूँ। पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं और तत्व यौगिक मिश्रण से बहुत सारे मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियो आने वाली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के हम बताते हैं पदार्थ क्या है। तो आप कहेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले पदार्थ के बारे में ही समझा रहे थे और लगे सब्सक्राइब करवाने, तो थोड़ी सी हो जाती है बीच में भावना में आकर के मैं आपसे सब्सक्राइब करवा लेता हूं, बट इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, प्रेशर नहीं है, लेकिन लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए मैं प्रेशर इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि अब जब वीडियो देखने के लिए आ ही गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि पदार्थ क्या है। एक सुंदर सा परिभाषा ये हो सकता है कि पदार्थ हर वो चीज़ जिसका अपना खुद का भार होता है, जो स्थान घेरता है, जो रुकावट पैदा करता है, पदार्थ कहलाता है। तो ये रही बात पदार्थ की, ठीक है ना। बात करते हैं कि पदार्थ में होने वाली परिवर्तन क्या क्या होती है। तो पदार्थ में दो तरह की परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला ये होता है कि भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा की रासायनिक परिवर्तन होता है। आखिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? देखिए, परिवर्तन कभी भी प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब किसी के अंदर भी परिवर्तन तभी देखी जाएगी जब दो चीज़ों के बीच अभिक्रिया हो रही है। मतलब बिना अभिक्रिया के, बिना दो चीज़ों के मिलने से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। सपोज मान लीजिए कि अगर कॉपी और कलम एक साथ मिल जाए तो कोई दस्तावेज तैयार हो सकता है। कॉपी और कलम मिलकर के मतलब अच्छा खासा हम लोग आवेदन और निबंध लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से परिवर्तन कुछ भी देखने के लिए दो चीज़ों का मिलना बहुत जरूरी होता है, और दो चीज़ों के मिलना केमिस्ट्री की भाषा में अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। दो चीज़ों के आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर मैं लिख दूँ, अभिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है ना, क्या आपको मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन यानी कि चेंजिंग देखने को मिलता है। और चेंजिंग तभी होती है जब इसके पहले रिएक्शन देखने को मिलता है। मतलब इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं और हिंदी में अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के बाद क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख दिया हूँ, परिवर्तन दो प्रकार। पहला तो होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें सिर्फ आकार और आकृति देखने को मिलता है। मतलब आकार में परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मतलब 1 kg से 1.5 kg हो जाएगा, 2 kg से 4 kg हो सकता है। ये है भौतिक परिवर्तन, यानी जिसके मूल रूप में, यानी उसके पहले वाली चेहरा में, ठीक है ना, कोई परिवर्तन ना देखने को मिले। सपोज मान लीजिए कि कागज है, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन। लेकिन कागज को आपने जला दिया तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा की रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में आकार और आकृति और रंग परिवर्तन देखने को मिला, आकार और आकृति देखने को मिला, और रंग परिवर्तन देखने को किसमें मिला? रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि फिर से मतलब एग्जांपल के तहत में समझाने की कोशिश करें, ये कागज है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए लकड़ी है। कागज हो या लकड़ी हो, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू दैट। मतलब इसको आप चाहे 4, 5, 6 टुकड़े कर दीजिए, लकड़ी को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। अगर आकार में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि लकड़ी के बहुत सारे लकड़ियों के टुकड़ों में कर दिए, तो वो एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर लकड़ियों को जलाकर या कागज के जलाकर बिल्कुल राख बना दिए, मतलब कि ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, फिर पिघल करके बर्फ बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट उसका जो मूल चेहरा होता है ना, जो उसका ओरिजिनल चेहरा होता है ना, वो बदलने के बाद फिर ओरिजिनल चेहरा में नहीं आता है। मतलब ओरिजिनल चेहरा बदलने के बाद जब नया चेहरा का रूप धारण करता है और फिर चाहो कि पहले चेहरा में आ जाए तो नहीं हो सकता है। वो एक प्रकार की क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये रहा आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कंसेप्ट। बात करते हैं कि दुनिया के कोई भी पदार्थ है तो ये पदार्थ की आखिर उत्पत्ति होती कैसी है। मतलब दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हो, दुनिया की बहुत सारी। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये समझने की कोशिश कीजिए कि पदार्थ जो होता है ना, दुनिया के अंदर दो कंडीशन में देखने को मिलता है। पहला तो सजीव और दूसरा निर्जीव। समझिएगा, सजीव की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है ना, जिसको मैंने अपने कंसेप्ट ऑफ सेल वाली वीडियो में मैंने आपके सजीव के बारे में और कोशिका के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से मतलब एक्सप्लेन करके मैं समझा दिया हूँ। फिर मैं यहाँ पे समय नहीं लेना चाहता हूँ। पदार्थ का जो सेकेंड फॉर्मेशन होता है वो होता है निर्जीव, जिसकी सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है।
परमाणु से होता है। परमाणु मिलकर के क्या करता है, अणु का निर्माण करता है, अणु मिलकर के तत्व का निर्माण करता है, तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। फिर यौगिक का हम नामकरण अदरक लहसुन प्याज हम लोग रख देते हैं। मतलब कि परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर के तत्व और तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करता है। जिस तरीके से कोशिका मिलकर के ऊतक और ऊतक मिलकर के अंग और अंग मिलकर के अंग तंत्र और फिर शरीर का निर्माण हो जाता था, उसी तरीके से परमाणु मिलकर के अणु और अणु मिलकर के तत्व और तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि पदार्थ की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि परमाणु। अब देखिए थोड़ा सा परमाणु का यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं परमाणु को समझाने की कोशिश करूं तो परमाणु में क्या क्या कंसेप्ट निकल कर आता है जरा समझिए। परमाणु की खोज किसने किया, डाल्टन ने, डाल्टन ने, ठीक है ना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने। अब देखिए परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो परमाणु को थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पी पर पॉजिटिव चार्ज और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में यानी केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में, ये जो बाहरी कक्षा है चाहे कितनी भी कक्षा बन जाए, मतलब KLMN ये कक्षा बनता है, तो बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पी पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, दो चीजें रहते हैं, दो कण होते हैं और उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहरी कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि पी पर माने प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो आप कहेंगे कि धन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो ऋण। ये न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल चार्जलेस होता है। अब बात करते हैं, ठीक है इतनी बातें हो गई, तो परमाणु कितने कणों से मिलकर बना, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ई पर नेगेटिव और पी पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी होगी क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, और इसमें तीनों वैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा जिसमें से एक को चुनना होगा। अब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने किया। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है याद करने के लिए, कैसे हम याद करेंगे, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ईट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, प से हो गया प्रोटॉन और र से हो गया रदरफोर्ड, न से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक। तो ये याद रख लीजिएगा, ईट पर नाच मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो खोज किया, खोजकर्ता के पूरे तीनों वैज्ञानिक का नाम इसमें समाहित हो जाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पदार्थ का वो सूक्ष्मतम भाग जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी वो सूक्ष्मतम भाग, वो छोटा से छोटा भाग जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। और इन्हीं परमाणुओं से मिलकर के कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बातें क्लियर हो गई। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। परमाणु के बाहरी कोश में क्या मतलब रहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। पी पर कौन सा चार्ज होता है ये भी याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है ये भी याद रहना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है ये भी याद रहना चाहिए। तो ये परमाणु का पूरा कंसेप्ट आप समझ गए कि परमाणु मिलकर के अणु और अणु मिलकर के तत्व और तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, अणु क्या है। मतलब यहाँ पर एक मतलब सुंदर सा एक परिभाषा समझ लीजिए कि अणु वो होता है जो मतलब क्या होता है ना, तत्व से मिलकर बनने वाले, ठीक है ना, जो पदार्थ होता है उसको अणु कहते हैं। और अणु जो है ना वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मतलब वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन परमाणु से मिलकर बनने वाले जो तत्व होते हैं ना, परमाणु से मिलकर बनने वाले जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन ये जो परमाणु होता है ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु तत्व और अणु में अंतर समझ लीजिए। परमाणु जो है ना ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन तत्व क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, मतलब कि ये अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। और अणु की बात करते हैं स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। तो परमाणु मिलकर के क्या करता है, अणु का निर्माण करता है। अणु से तत्व और तत्व से यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अणु के प्रकार, ठीक है ना, अणु के प्रकार। तो एक तत्व के अणु होते हैं और एक यौगिक के अणु होते हैं। तो तत्व के अणु और यौगिक के अणु में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी तत्व माने एक तरफ तत्व और दूसरे तरफ भी तत्व मिलकर के माने एक समान तत्व मिलकर के, ठीक है ना, मतलब जो पदार्थ का निर्माण करे तो उसको तत्व के अणु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के, ठीक है ना, H2 का निर्माण किया तो इसको कहेंगे हम क्या चीज़, तत्व के अणु। और जो यौगिक के अणु होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना कि एक हो गया H2 और दूसरा हो गया O2 और ये भी बना दिया H2O, तो ये भी एक अणु हुआ। देखिए H2 भी अणु हुआ, H2O भी अणु हुआ। ये दोनों में अंतर क्या है कि ये एक समान तत्व से मिलकर के अणु का निर्माण किया, ये असमान तत्व लेकिन कैरेक्टर सेम है, ध्यान में रखिएगा। ये भी अधातु, ये भी अधातु, बनाया क्या, हाइड्रोजन, यानी H और H, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के H2 का निर्माण किया, तो ये तात्विक अणु हो गए, मतलब कि एक समान तत्व से बनने वाले अणु हो गए। और ये असमान तत्व लेकिन कैरेक्टर सेम है, ये भी अधातु, ये भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु, लेकिन दोनों के मिलने से भी जो पदार्थ का निर्माण हुआ ये अणु हुआ, लेकिन ये यौगिक के अणु कहलाएंगे, यानी ये कंपाउंड के अणु कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये अंतर समझ में आएगा। अब बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण समझ लीजिए या पदार्थ की अवस्थाएं समझ लीजिए। ये होता है ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस और द्रव और गैस
जो है ना, ये पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन ऐसे 5 अवस्थाओं के बारे में मैं बता सकता हूँ। पहला तो ये है कि ठोस क्या है, तो ठोस जिसका घनत्व अधिक होता है। अब आप कहेंगे कि सर घनत्व क्या होता है, तो इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। देखिए घनत्व का डायरेक्ट मतलब घन से होता है, भीड़ से होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लेते हैं सपोज कि बहुत सारे, देखिए घनत्व थोड़ा सा मैं तोड़कर अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घन प्लस तत्व, यानी तत्व के घन, और घन का डायरेक्ट मतलब होता है भीड़, ठीक है ना। तत्वों के भीड़ को घनत्व कहते हैं। तत्वों के यानी बहुत सारा तत्व मिल जाए एक साथ, माने एक डब्बे में बहुत सारे तत्वों को रख दीजिए, तो तत्वों का भीड़ लग गया कि नहीं, तो जितना ही ज़्यादा भीड़ होगा उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा और उतना ही ज़्यादा भीड़ लगेगी। तो घनत्व का डायरेक्ट मतलब समझ लीजिए कि घनत्व का मतलब होता है भीड़। यानी कि जब आप रास्ते पर चलते हैं तो जब गाड़ी वाड़ी नहीं रहती तो आप बहुत अच्छा से बाइक चला करके बड़ी रेस में चले जाते हैं, लेकिन कोई बाजार आता है ना तो बाइक को आप धीरा कर लेते हैं, इसका मतलब कि भीड़ है, तो वहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाती है, यानी कि घनी आबादी आ जाती है तो आप स्लो हो जाते हैं। इन द सेम वे कि घनत्व का मतलब होता है भीड़, यानी जब बहुत ज़्यादा तत्व एक साथ मिल जाते हैं ना तो एक बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसे हम ठोस कहते हैं। यानी ठोस का घनत्व काफ़ी अधिक होता है। जैसे यहाँ पर 3 लेयर में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिएगा, इसमें अगर इसके कण, जो ठोस के कण होते हैं ना, ठोस के जो कण होते हैं ना, एक दूसरे के काफ़ी समीप होते हैं, काफ़ी एक दूसरे से लगे और सटे होते हैं, तो ये क्या हुआ, इसमें घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक हो गया। घनत्व अधिक हुआ कि नहीं हुआ, समझिएगा। तो घनत्व अधिक होता है, यानी जिसका घनत्व अधिक होता है वो ठोस होता है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ठोस में है, अब इसको तोड़ने से टूटेगा नहीं, या मान लीजिए कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब ठोस पदार्थ हैं जिसको तोड़ने के बाद यानी उसके कण जो है एक दूसरे से इतना सटा हुआ और लगा हुआ रहता है ना कि मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत इफोर्ट और बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव में क्या होता है ना कि उसका जो कण होता है ना एक दूसरे से थोड़ा सा ठोस से अलग होते हैं, इसलिए मतलब इसका घनत्व ठोस से कम माना जाता है, अर्थात ये द्रव कहलाता है। अब ठोस का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ठोस का पत्थर हो गया या लोहा हो गया, लेकिन द्रव का जैसे मान लीजिए जल ही ले लीजिए या कोई भी लिक्विड ले लीजिए जिसमें आराम से हाथ घूम सकता है। क्यों घूम सकता है, क्योंकि ठोस से उसका घनत्व कम है, इसलिए हाथ आसानी से घूम सकता है, जिसे द्रव कहते हैं, ठीक है ना। तो ठोस से जिसका घनत्व कम होता है द्रव कहलाता है, और द्रव से भी जिसका घनत्व कम होता है उसे गैस कहते हैं। और गैस जैसे कि ऑक्सीजन है, अभी इस वक्त मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, देखिए मैं हाथ घुमा दे रहा हूँ, आसानी से घूम जा रहा है कि नहीं घूम जा रहा, फिर भी हाथ में थोड़ा सा हवा जब टकरा रहा है तो थोड़ी सी महसूस हो रही है, इसकी फीलिंग आ रही है कि हवा है। तो हवा में भी जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे के काफ़ी दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण हम अपनी हाथ तो घुमा लेते हैं, लेकिन उसका कण भी जो हमारे हाथों से टकराती है तो वो मालूम चलता है, जिसे हम लोग गैस कहते हैं। लेकिन गैस का जो डेंसिटी होता है, जो इसका घनत्व होता है ना, वो ठोस और द्रव से काफ़ी कम होता है और एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। एक कण दूसरे कण से वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इसके कण काफी दूर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ठोस द्रव गैस तो हो गया, अब यहां पर चौथी अवस्था के बारे में समझ लीजिए, मैं एक्स्ट्रा थोड़ा समझा देता हूं। ठोस द्रव गैस मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, लेकिन एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसमें जानते हो, इसमें लगभग सारे अक्रिय गैसेज आ जाते हैं, जैसे हीलियम आ गए, आर्गन आ गए, ये सब आ जाते हैं। और जो बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसमें 2 वैज्ञानिक मिलकर के बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना, एसन बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलकर के, एसन बॉस सुनिएगा ध्यान से, एसन बॉस, ठीक है ना, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके बीईसी यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में, ठीक है ना, खोज किया। और इन्होंने बताया कि जो सामान्य वायु है ना, जो हमारे और आपके बीच में जो वायुमंडल है, इसका एक कण ले लीजिए और उसका 1,00,000वां भाग को एक सामान्य तापमान पर ठंडा करने से जो प्राप्त होता है ना, उसे पदार्थ की 5वीं अवस्था उन्होंने साबित किया कि वो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, यानी कि बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम क्यों पड़ा बीईसी, क्योंकि एसन बॉस, देख लीजिए बोस, ठीक है ना, प्लस अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इसलिए एसन बॉस का एक बॉस वाला हिस्सा ले लिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन वाला, इसलिए बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और कंडेंसेट मतलब उसको एक जगह करना, कंडेंस करना यानी घना करना, यानी कि हमारी सामान्य जो वायुमंडल है, ठीक है ना, इस वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन है ना, इसका एक कण का 1,00,000वां भाग को जो सामान्य तापमान पर ठंडा करके जो प्राप्त होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीईसी कहते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था कहते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब चलिए बिल्कुल ठंडा दिमाग से बहुत ही कम समय में अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं, और फिर आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, ये तो मैं आपको एक कंसेप्ट बेस में समझा रहा हूं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव जो है ना, मतलब इसमें मतलब जितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है वो मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, और आपको 1 बाय 1 करके सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख लेना है, तब जाकर के आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो आपका प्रत्येक प्रश्न आपको हलवा लगेगा। सुनिएगा ध्यान से। अब बात आती है कि चलिए इतनी बातें जब आप समझ गए तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए अवस्था में परिवर्तन, देखिए जो पदार्थ का जो वर्गीकरण हम लोग करके हम लोग समझे, ठोस द्रव गैस, तो मुख्य रूप से 3 हमने बताया कि मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, भले ही चौथा पांचवा मैंने बता दिया, हालांकि ये बीएससी पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस, इसका भी अवस्था में परिवर्तन होता है। देखिएगा जब कोई ठोस द्रव अवस्था में जाता है ना, तो ठोस को द्रव अवस्था में मतलब
हम लोग लेकर जाते हैं तो उसको एक टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं, यानी उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो कोई भी मान लीजिए जैसे लोहा है, ठीक है ना, या मान लीजिए बर्फ ही है, बर्फ है, तो अगर बर्फ जो है ना, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, उसको जब हम लोग टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं ना, तो गर्म करने पर वो द्रवीय अवस्था में आता है। तो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं, यानी गर्म करके ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। लेकिन अब द्रव अवस्था में तो आ गया, अब चाहते हैं कि और भी टेम्परेचर दे करके इसके अंदर की उत्तेजना को थोड़ा देख लें, इसके अंदर की थोड़ा गर्मी को देख लें क्या हो रहा है। तो जब द्रव अवस्था में कोई चीज़ रहता है उसमें और भी ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं ना, तो टेम्परेचर से वो क्या होता है ना, और गर्म होकर के वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। ये बातें समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि अब गैस में तो है, अब गैस में से चाहते हैं कि द्रव अवस्था में लाएं। जिस तरीका से गैस को हम द्रव अवस्था में लाते हैं, मतलब कंप्रेस करके, तो यहाँ पर अगर गैस से द्रव अवस्था में लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि गैसीय अवस्था में है और गैसीय अवस्था से उसको द्रव अवस्था में लाना चाहते हैं कंप्रेस करके, तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, ठंडा हो जाए। उसके बाद से गैस से क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा। तो ठंडा करके गैस से द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब द्रव से हम चाहेंगे कि अब बिल्कुल ठोस बन जाए, यानी कि लिक्विड में तो है ही है। जैसे फ्रीज के अंदर आप जब बोतल का पानी रखकर भूल जाते हैं तो वो क्या होता है, मतलब 5-6 घंटा बाद निकालोगे ना तो बोतल में एकदम बिल्कुल बर्फ जमा हुआ मिलेगा, मतलब कि वो द्रव बिल्कुल ठोस बन जाता है। यानी ठंडा करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, यानी जमना कहलाता है। यानी द्रव को ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जमना कहलाती है, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अब आगे बढ़िए और समझिए। अब आपका मतलब डीएलएड के जो सिलेबस था उसमें ये भी दिया था कि तत्व भी पढ़कर आना, यौगिक भी और मिश्रण भी। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। मतलब बिल्कुल वीडियो में हम थोड़ा सा भी बीच में बकवास नहीं कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। देखिएगा तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, तत्व वो शुद्ध रूप होता है जो मतलब किसी भी अभिक्रिया में मतलब भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, ठीक है ना। और इसमें जो कण होते हैं ना, वो मतलब वो कण जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई भी तत्व का वो सूक्ष्म भाग परमाणु होता है और परमाणु से तत्व बनता है या अणु बनता है। तो परमाणु में 3 कण होते हैं, ये तो मैंने पहले ही समझाया। और जब परमाणु मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं तो तत्व अपने आप में शुद्ध होता है। अब तत्व कितने परमाणु से मिलकर बना होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये जो तत्व होता है ना, ये तत्व ये शुद्ध रूप होता है, अपने आप में ये शुद्ध होता है। लेकिन तत्व का भी अगर हम वर्गीकरण करें और इसको मतलब अलग अलग पार्ट में बांटें तो एक हो सकता है धातु और दूसरा हो सकता है, एक हो सकता है धातु और दूसरा हो सकता है अधातु और तीसरा हो सकता है उपधातु। हो सकता है नहीं, होता ही है। सुनिए, तत्व अपने आप में शुद्ध है, लेकिन तत्व का अपना कैरेक्टर होता है। जिस तरीके से हम मानव जाति, हम इंसान, हम जीव जंतु, ठीक है ना, अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग, ठीक है ना, नेचर के हैं, उस तरीके से तत्व भी अपने कैरेक्टर से अलग अलग किस्म के दिखाई देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मानव जाति में कोई लड़का है तो कोई लड़की है, ठीक है ना। उसी तरीके से तत्व में भी कोई धातु है तो कोई अधातु है तो कोई उपधातु है। मतलब धातु, अधातु, उपधातु ये तीनों जो है ना तत्व के ही बेटा बेटी हैं, मतलब इसी खानदान से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो तत्व है ना, ये तत्व का पहला चरण धातु को मैं समझाता हूँ। देखिए, धातु हो चाहे अधातु हो चाहे उपधातु, इसको पहचानने की एक ट्रिक हो सकती है कि जब भी कभी आप तत्व को याद करेंगे, एक से लेकर के पूरे मतलब 1 से 18-20 तत्वों का जितने भी हैं आपके, मतलब ऐसे तो प्राकृतिक में कुल मिला करके 92 तत्व की खोज हुई है, लेकिन बाकी बाद में जितने भी तत्व ज्ञात तत्वों के हम बारे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से वो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया है, नहीं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप या किसी तत्व के टूटने के पश्चात वो प्राप्त हुई है। तो फिलहाल मैं उधर नहीं लेकर के जाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तत्व अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर के 40-50 तत्वों का नाम याद कर लिया, और आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो 2023 में पूछा गया था आपके डीएलएड एग्जाम में, जो एग्जाम प्रीवियस ईयर गया तो उसमें मैंने देखा कि पूछ दिया था कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। अब बताइए, जब मान लीजिए कि अगर आपके तत्व के परमाणु संख्या और तत्व का नाम याद नहीं है तो कैसे आप केमिस्ट्री समझिएगा, जरा सोचिए। तो आपको क्या करना होगा, तत्व का कम से कम 40-50 तत्वों का नाम याद करके तब जाना होगा, बिकॉज यू आर द एस्पिरेंट ऑफ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। सुनिएगा ध्यान से, तत्व में मान लीजिए कि किसी भी धातु और अधातु और उपधातु को अलग अलग हिस्सों में समझना है तो सबसे पहला बात कि ये तो बच्चों वाली स्टेटमेंट हो गई कि धातु कठोर होता है और अधातु नहीं होता है, और अधातु जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। नहीं, वहाँ डिफिनेशन नहीं चलेगा, वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव चलता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, धातु की पहचान करने के लिए किसी भी तत्व का, सपोज मान लीजिए कि मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा कमेंट करके बताइए। मैग्नीशियम का होता है 12। अगर इसको अष्टक के हिसाब से समझाएंगे तो जिसके बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे ये धातु हो सकता है, धातु है। और जिसके बाहरी कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचे ये अधातु है। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, अधातु है। तो धातु का पहचान कैसे करेंगे, जिसके बाहरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। कैसे हम सजाएंगे भाई, आप तो 9th 10th में पढ़े होंगे, और बिना पढ़े तो आप डीएलएड की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अगर आप बिना पढ़े डायरेक्ट डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपकी मूर्खता है। सुनिए, बाहरी कोष में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, बाहरी कोष में जिसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
अगर जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे वो धातु है, और जिसके बाहरी कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचे उसे अधातु कहते हैं। तो धातु अधातु तो क्लियर हो गए। अब उपधातु की, तो सुनिए, जिसके बाहरी कोष में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या होगा? उपधातु। और मैं आपको बता दूं, धातु जो कठोर होता है, अधातु जो गैसीय अवस्था में होता है, और उपधातु जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक देखिए, सपोज मान लीजिए एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। तो मेल और फीमेल, तो यहाँ पर जात आपको समझ में आ गया कि एक धातु को थोड़ा देर के लिए आप मेल मानकर चल दिए और अधातु को फीमेल मान लिए। लेकिन जो मेल और फीमेल दोनों की तरह व्यवहार करता है, आप तो ट्रेन में सफर किए होंगे, देखे ही होंगे, तो वो क्या हो गए? उपधातु हो गए, जो मेल और फीमेल दोनों की तरह व्यवहार करता है। मतलब समझाने के लिए, अब ये मत कहिएगा किसी से कि उपधातु जो मेल और फीमेल दोनों की तरह व्यवहार करता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धातु हो गए मेल और अधातु हो गए फीमेल, और उपधातु हो गए जो मेल और फीमेल दोनों की तरह व्यवहार करे। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ देखिए, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, अब इसको अष्टक के हिसाब से मतलब इसको सजाइएगा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 2 बच गए, 2 8 10 और 2, तो बाहरी कक्षा में 2 बच गए। तो मैग्नीशियम का डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यह एक धातु है, क्योंकि बाहरी कोष में हमने आपको सिखा दिया कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो धातु है, और बाहरी कोष में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो अधातु है। अब देखिए थोड़ा सा इसका भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 और बाहरी कक्षा में 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं? अब ये चला गया कहाँ? अधातु की कैटेगरी में, यानी क्लोरीन क्या है? अधातु है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उपधातु का, जैसे कार्बन का ले लीजिए, 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, तो 4 हो गया उपधातु। मतलब कार्बन जो है ना धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, अर्थात यह कार्बन क्या है? उपधातु है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए। अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, ठीक है ना? यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जरिए हम पता कर सकते हैं कि कोई तत्व धातु होता है और कोई अधातु होता है और कोई उपधातु होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करेंगे कि ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए, यौगिक जो होता है ना, ये तत्व के मिलने से प्राप्त होता है। तत्व के मिलने से, कोई भी तत्व या किसी तत्व के साथ यौगिक मिल करके, या फिर यौगिक मिल करके, मतलब होता ही है ना कि तत्व के आपसी मिलन से। अच्छा देखिए, तत्व और तत्व, सपोज मान लीजिए H2 और O2 मिल गया, तो मिलने की प्रक्रिया, यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, मैंने कहा था कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ही कोई नए उत्पाद का निर्माण होता है। बिना अभिक्रिया का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यानी अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, आप अपने अंदर भी परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जो है ना, वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, तभी जाकर के आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे, आप सोचेंगे मेरे अंदर परिवर्तन आ जाए और मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जाकर के अटेम्प्ट कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या किया? अभिक्रिया किया, यानी अभिक्रिया किया, दोनों आपस में मिलकर के, ये अपना क्रिया किया, ये अपना क्रिया, दोनों आपस में क्रिया किया, तो अभिक्रिया का निर्माण हुआ। यानी कि अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण किया, नए गुण वाले उत्पाद का निर्माण। इसी उत्पाद को हम प्रतिफल भी कहते हैं और यौगिक भी कहते हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि तत्व के आपसी मिलन से, तत्व के आपसी संयोग से ही यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने के बाद बने पदार्थ ही यौगिक कहलाते हैं। यानी यौगिक का अगर बात करें तो यौगिक का कंसेप्ट यही निकल कर आ रहा है कि यौगिक का निर्माण 2 तत्वों के मिलने से या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। ठीक है ना? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यौगिक भी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा जरा। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होते हैं अकार्बनिक यौगिक। समझिएगा ध्यान से। देखिए, कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होता है जो जीव जंतु और वनस्पतियों में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, बिल्कुल जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? जो भूप्रपट्टी या मतलब भूप्रपट्टी के अंदर मतलब मिट्टी के खानों से निकाला जाता है, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि ये हो गया, सपोज मान लीजिए कि कार्बन से बने, जैसे चीनी हो गए, चीनी देख रहे हो ना, चीनी ये कार्बनिक यौगिक है, जैसे C12H22O11, ये कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। यानी ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की मात्रा खूब भर के हो, उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर, मतलब बिल्कुल होता ही नहीं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये अकार्बनिक यौगिक है। तो आई होप कि यौगिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि तत्व मिल करके यौगिक का तो निर्माण करता है, ठीक है, लेकिन तत्व किस तरीके से अभिक्रिया करता है? तो सुनिएगा, अगर तत्व एक तरफ मैग्नीशियम और दूसरे तरफ ऑक्सीजन हो, तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ धातु माने तत्व मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में धातु, और तत्व ऑक्सीजन और ये है अधातु। तो सुनिएगा, एक तरफ धातु और दूसरे तरफ अधातु हो, तो इन दोनों के आपसी संयोग आयनिक बंधन कहलाता है। और आयनिक बंधन के फलस्वरूप भी हम यौगिक का निर्माण करा लेते हैं। क्या करते हैं? आयनिक बंधन के दौरान भी हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं। और एक होता है
और दूसरा भी अधातु, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, और इसमें भी यौगिक का निर्माण करा लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये धातु और अधातु मिलकर के जब एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु हो तो इस प्रकार की बंधन, इस प्रकार की अभिक्रिया आयनिक बंधन कहलाती है। और एक तरफ अधातु और दूसरी तरफ भी अधातु, तो इस प्रकार की बंधन सहसंयोजी बंधन, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया सहसंयोजी बंधन अभिक्रिया कहलाती है। और इससे बने जो उत्पाद होते हैं उसको यौगिक कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो कभी भी अभिक्रिया होता है तो एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु होते हैं तो उसको आयनिक बंधन कहते हैं, और एक तरफ, दोनों तरफ अगर अधातु रहेंगे तो सहसंयोजी बंधन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिश्रण की, सुनिएगा ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक है जो कि आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मिश्रण, सुनिएगा ध्यान से। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांग मिश्रण, और दूसरा होते हैं विषमांग मिश्रण। बस कुछ नहीं, इसको कहते हैं होमोजीनियस, और इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। बहुत आसान है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण को समझना। समांग मिश्रण वो मिश्रण होता है जो मिलने के बाद मालूम ही नहीं चले कि दो चीजें आपस में मिला है। सुनिएगा ध्यान से, मतलब ठंडा दिमाग से सुनिएगा। जैसे देहात में अगुआ कहा जाता है जो लड़का लड़की का शादी लगाता है। जैसे लड़की के पास जा करके ना लड़के वालों का, ठीक है ना, मतलब दबाव देने की बात करता है कि मैंने तो लड़के वाले को इतना दबाव दिया है और आप लोग के बारे में इतना तारीफ किया है कि लड़का वाला खुद चल करके आएगा आपकी लड़की से शादी करने के लिए। सुनिएगा ध्यान से। तो लड़की वाले को थोड़ा देर के लिए लगता है कि ये आदमी मेरा है, समझिएगा ध्यान से। फिर वहीं मतलब अगुआ, जिसको इंग्लिश में मेडिएटर कहते हैं, वो जाता है लड़के के यहाँ। तो लड़का वाला से जानते हैं क्या कहता है कि लड़के वाले को तो इतना ना हम आप लोग के बारे में तारीफ किए हैं, मैंने लड़के वाले से कहता है कि इतना तारीफ किए हैं कि लड़के वाला से आप कुछ भी नहीं मांगिएगा ना तो वो एकदम देगा, लड़की भी देगा और 10-12 लाख रुपया दहेज भी देगा। सुनिएगा, हालांकि दहेज तो नहीं लेना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो अगुआ जब लड़कों वाले से बात करता है तो लड़का वाले को लगता है क्या कि मतलब ये मेरा ही अगुआ है और मेरा ही मेडिएटर और मेरे ही तरफ से बात करे, ये मेरा आदमी है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ बात करके एक रिश्ते को कायम करता है, जोड़ता है, और ऐसा लगता है कि लड़की वाले को लगता है कि ये मेरा आदमी है और लड़का वाले को लगता है कि ये मेरा आदमी है, ठीक है ना। और लगता ही नहीं है कि दोनों पार्टी से मिला हुआ है किसी का नहीं। सुनिएगा ध्यान से, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी में नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, और इसको पूरा एक मतलब जो है ना लिक्विड बढ़िया से घोल कर बना दीजिए। ये पानी, नमक, चीनी पीने के बाद ही मालूम चलेगा कि इसमें नमक, चीनी और पानी का ये घोल है, ये पानी, ये जल का घोल, तभी मालूम चलेगा कि नमक और चीनी इसमें मिला हुआ है जब आप उसको पिएंगे। अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना तो मालूम ही नहीं चलेगा कि चीनी, नमक, पानी एक साधारण ORS तैयार किया गया, नहीं आपको पता चलेगा, दूर से देखने से नहीं पता चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ ऐसा एक मतलब मिलावट, एक ऐसी मिक्सिंग जिसको मिलने के बाद, यानी दो अवयवी या दो पदार्थों के मिलने के बाद मालूम ही ना चले कि इसमें दो पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं होमोजीनियस अर्थात समांगी मिश्रण, समझ गए ना। लेकिन अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें, विषमांगी मिश्रण की, तो ये एक ऐसा मिश्रण होता है जो दो पदार्थ आपस में मिलने के बाद दूर से ही मालूम चल जाए कि ये दो पदार्थ मिला हुआ है। जैसे पानी के साथ थोड़ा सा डस्ट ले लीजिए, या डस्ट को हटा दीजिए, इसमें पानी के साथ मान लीजिए कि बालू मिला दीजिए, तो पानी और बालू दूर से ही दिखाई दे देगा कि पानी में बालू मिला हुआ है, तो दूर से ही मालूम चल जाएगा। यानी कि जब आपको कोई दो पदार्थ मिला हुआ एक जगह एक साथ, ये मालूम चल जाए कि दो पदार्थ मिला हुआ है, और मिलने के बाद आपको वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, वो हर चीज ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है ना। अगर पानी और बालू डायरेक्ट दिख रहा है कि पानी में बालू और बालू में पानी माने एक साथ है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है और मिला हुआ दिखाई दे रहा है कि माने भले बालू में डस्ट या पानी बालू मिला दिया गया है तो वो दिख रहा है कि पानी गंदा है, तो उस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी में अगर किरोसिन तेल मिला दीजिएगा तो ये कभी नहीं मिलेगा, पानी और किरोसिन तेल एक साथ मिल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एक दूसरे के व्यवसाय में वो लोग अलग अलग होते हैं, तो पानी और किरोसिन अलग अलग दिखेंगे, तो ये कभी मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण जो मैंने समझाने की कोशिश किया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर के अब इससे रिगार्डिंग जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, बिना देर के उस ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपके हाथों में हो और आपका सीट, आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आपका एडमिशन हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर साइंस गलती से टाइप हो गया है, बट आप इसको मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ठंडा पानी है, आंसू है, इत्र की सुगंध है, खुशी नहीं है। खुशी क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है। फीलिंग से रिलेटेड जो भी होता है, जैसे सुख हो, दुख हो,
ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये पदार्थ का उदाहरण नहीं होता है। अगर किसी के प्रति दया आ रही है, किसी के प्रति प्यार आ रहा है, किसी के प्रति खुशी आ रही है, या किसी ने आपको दुख दे दिया है, तो ये सुख दुख जितने भी होते हैं ना, ये पदार्थ के उदाहरण नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जरा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का उदाहरण है। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, पदार्थ का उदाहरण। तो देखिए, नफरत तो होगा नहीं, खुशी तो होगा नहीं, इत्र की सुगंध हो जाएगा, क्योंकि इत्र की सुगंध एक पदार्थ का उदाहरण है। क्योंकि उसका सुगंध आपको कैसे समझ में आती है, क्योंकि उसके कण जो है ना आपके नाक तक पहुंचता है, तब जा करके आप किसी की सुगंध की पता लगा पाते हैं। तो इत्र की सुगंध क्या है, एक पदार्थ का उदाहरण है। अब चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है शुद्ध अशुद्ध के बारे में। तो तत्व अपने आप में वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक ही समान कण पाए जाते हैं। तो तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में देखिए, अगर मान लीजिए ये परमाणु है, तो इसके न्यूक्लियस में, मैंने बोले तो केंद्र में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहरी कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, परमाणु के बाहरी कोश में होते हैं। बाहरी कोश में, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की, कि रदरफोर्ड की, थॉमसन की, डाल्टन। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो आप यहाँ पर ट्रिक लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। तो यहाँ पर देखिए थॉमसन का है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो पर नाच। तो प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो र से रदरफोर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो नाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया। तो क्या चैडविक ने दिया, क्या रदरफोर्ड ने दिया, क्या थॉमसन ने दिया, नहीं बाबा, ये तीनों में से कोई नहीं दिया, डाल्टन ने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, परमाणु की खोज किसने की, देवा रे देवा। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्ट बीबीआई है। इस बात को लेकर के आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो बताइए परमाणु की खोज किसने की, क्या चैडविक ने, क्या रदरफोर्ड ने, क्या थॉमसन ने, नहीं, डाल्टन ने, वो भी 1803 में ही। इस सन को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परमाणु कितने कणों से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने वीडियो में समझा भी दिया कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 कणों से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, परमाणु के वह कौन से कण होते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता। तो देखिए पी पर पॉजिटिव होता है, ई पर माने इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन बेचारा है जो बिना आवेश का है, ठीक है ना, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन लगा दीजिए, ऑप्शन बी। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा जरा, तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व देखिए, तत्व को अगर हम विभाजित करें तो यहाँ पर 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो धातु और दूसरा अधातु, और तीसरा जो धातु अधातु दोनों का गुण रखता है, उपधातु, ठीक है ना। तो यहाँ तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताइए, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको आंसर लगानी होती है। तो यहाँ पर चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमाणु जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, पूछा है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, ठीक है ना। तो भाई जिसके बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, या धातु का नाम भी दिया रहता है, ठीक है ना, और उसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी निकालते हैं। अच्छा, वैलेंस और वैलेंसी से याद आया, बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन और VS। मैं हमेशा इंडिया पाकिस्तान का खेल खिला करके और आपको बहुत ही अच्छा तरीके से एग्जांपल देता हूँ। संयोजक VS, संयोजकता, ठीक है ना। तो बताइए संयोजक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर देखिएगा यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन,
अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11, तो इसको अगर बाहरी कोष में देखिए सजाएंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और 8 2 10 हो गया, बाहरी कक्षा में 1। तो बाहरी कोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसकी संयोजकता कहलाती है। तो आई होप कि आप संयोजक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए क्लोरीन का होता है 17, ठीक है ना, तो 2 8 10 और 7 17, तो बाहरी कोष में संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और वैलेंसी कितना हो गया 1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना 8 अष्टक का पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए परमाणु जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होते हैं क्या कहलाते हैं, मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में अच्छा से समझा ही दिया है और आप समझ करके ही इसका उत्तर लगा रहे होंगे। और आपको हमारे आंसर बताने से पहले कमेंट में फटाफट एकदम धड़ धड़ आंसर लगाना चाहिए, क्योंकि आप डीएलएड एंट्रेंस के एक बहुत ही अच्छे पात्र हैं। तो इसके लिए आपको तो कम से कम वीडियो के देखने के बाद आपको एक बार लाइक तो जरूर ठोकनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए परमाणु जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो वो क्या है, धातु है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं परमाणु जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 है, 5 6 7 मैंने बताया था वो क्या है, अधातु है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, परमाणु जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 4 बचे हो, लो 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 बेचारा, केवल 4 बचे हो तो क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाए। और जरा सोचिए तो जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या होगा, तो वो होता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, क्योंकि उसका अष्टक पूरा हो चुका, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जैसे आर्गन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, लीजिए आ भी गया। देखिए ऑक्सीजन तो होगा नहीं, पोटेशियम तो होगा नहीं, सोडियम तो होगा नहीं, तो हीलियम ही हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 और पहले ही कक्षा पूरा कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रश्न, जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, यानी ऐसा टेम्परेचर दीजिए जब ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, तो ठोस को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया माने क्या कहलाती है, तो उसे गलन कहते हैं। लेकिन जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए उसका वो गलनांक कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगर मेरी बातों को ध्यान दिए होंगे तो इसका भी आंसर लगा देंगे। ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया, अभी थोड़ी देर पहले यही बात एक लाइन में मैंने बोल दिया, ठोस को द्रव की बदलने की प्रक्रिया, किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, ठोस को सीधे गैस में, अब देखिए ठोस क्या होता है, कभी भी ठोस को मैंने आप आग के पास लेकर जाइएगा, मैंने आग से गरमाइएगा, टेम्परेचर इसको दीजिएगा, तो पहले बेचारा ये द्रव अवस्था में आता है। लेकिन कौन ऐसा ठोस पदार्थ है जो द्रव अवस्था में बिना गए, मतलब ठोस से कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में ही पहले जाता है पिघल करके, लेकिन ठोस से वो डायरेक्ट गैस में जाता है, वो कौन सा पदार्थ है, तो वो होता है कपूर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है मेरे भाई, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अभिक्रियाशील धातु, तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हम एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से ज्ञापन एकेडमी के चैनल पर आप जा करके विजिट करके देखिएगा। ज्ञापन एकेडमी जो अपन पूरे डिग्री का मतलब जो है ना वहाँ पर कोर्स और सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से 10 12 की मतलब स्टडी कराए जाते हैं। वहाँ पर एक शॉर्ट वाली सेक्शन की जो वीडियो जहाँ पर आती है ना, वहाँ पर आप देख लीजिएगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी को बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने समझाया है। और शायद उस ट्रिक को आप देख करके, ठीक है ना, पूरा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जितने भी अभिक्रियाशील मेटल है ना सभी के सभी एकदम चुटकियों में याद हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है वहाँ जा करके विजिट करके और वो वीडियो खोजने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जितने भी मेटल आते हैं सबके सब एकदम एक ही ट्रिक में आ जाएंगे, वो हम बना देंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा तभी हम बनाएंगे। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो यहाँ पर आएगा पोटेशियम, ठीक है ना। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछ सकता है कि कौन है, तो वो आएगा Au, जिसको कहेंगे गोल्ड, ठीक है ना, जिसका ज्वेलरी बनाया जाता है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम। अब पूछ देगा कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो गोल्ड आपको बताना होगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु है, लो ये भी सवाल है। तो जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे, अब मान लीजिए सपोज आप याद किए होंगे बच्चों वाले स्टेटमेंट, धातु जो कठोर होते हैं, अधातु जो कठोर नहीं होते। नहीं, यहाँ पर डिफिनेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट चलेगा, और मैं कंसेप्ट ही आपको बता रहा हूँ। धातु की पहचान करने के लिए आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए किसी तत्व का, फिर उसको अष्टक में सजाने की आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सोडियम है जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में, ठीक है ना, 1 2 8 10 1 11, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, लो यही हो गया। अब ऑक्सीजन का तो हम देखेंगे नहीं, क्लोरीन का तो देखेंगे नहीं, हीलियम का तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप सजा करके भी देख लीजिए। अगर आप देखेंगे भी ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, लो ये तो होगा नहीं, धातु हो जाएगा। क्लोरीन 17, तो 2 8 10 और 7 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो ये भी होगा नहीं। हीलियम तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये आखिरी किस्म की गैस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सोडियम का
एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये धातु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न, लोहा का परमाणु संख्या। देवा रे देवा, अगर आपको परमाणु संख्या अगर नहीं याद रहेगा, जरा सोचिए, कम से कम 30-40 को तत्व का नाम और उसके परमाणु संख्या याद नहीं रहेगा, तो आप किस तरह के एस्पिरेंट है भाई? आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले एक ऐसे पात्र हैं, एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आपको, ठीक है ना, इतना तो जरूर होना चाहिए कि आपको पूरे कम से कम 20-30 तत्वों का नाम और उसके परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, निर्जीव पदार्थ की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? निर्जीव की पूछा जा रहा है, ये सजीव की नहीं, ये बायोलॉजी का नहीं है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो निर्जीव पदार्थ की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जरा बताइए तो? उसको कहते हैं परमाणु, क्योंकि परमाणु से मिलकर ही अणु बनते हैं, अणु से मिलकर के तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण मैंने आपको बताया ही वीडियो में कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है बाबू? फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। समांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं जो मिलने के बाद मालूम ही नहीं चले कि वो मिला हुआ, और विषमांगी मिश्रण शॉर्टकट में समझ लीजिए, मिलने के बाद मालूम चले कि वो मिला हुआ है, 2 पदार्थ मिला हुआ है। तो समांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं और एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक किससे कहते हैं? जिसमें कार्बन से बने यौगिक होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो बिना कार्बन से बने यौगिक होते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर होती है। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 28 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक घनत्व होगा? घनत्व आप समझते हैं ना, घनत्व का तात्पर्य है भीड़ से। मैंने बताया था तत्वों का घन मतलब, देखिए घन मतलब क्या होता है? भीड़, ठीक है ना। और तत्व का मतलब इसका हम संधि विच्छेद करके आपको समझा रहे हैं, मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब घनत्व का मतलब घन का तत्व होता है, नहीं, मतलब हम समझा रहे हैं। तत्व मतलब हो गया तत्व अपने आप में शुद्ध पदार्थ, और घन मतलब हो गया भीड़। तो घन का भीड़, सॉरी, तत्व का भीड़ इज कॉल्ड घनत्व, ठीक है ना। यानी कि तत्व का भीड़ क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ तत्वों की खूब भीड़ है उसे हम क्या कहेंगे? घनत्व, यानी भीड़ भाड़ को ही घनत्व कहते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व यानी सबसे भीड़ वाली पदार्थ कौन है? माने जिसके कण सबसे ज़्यादा, जिसमें कण पाए जाते हैं। क्या जल का, चिमनी का धुआं का, रुई का, आंसू का? तो यहाँ पर देखिए, जल का भी नहीं होगा, चिमनी का धुआं और आंसू का भी नहीं होगा, रुई का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रुई थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी वाला है, ठीक है ना, मैंने दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की 5वीं अवस्था है? मैंने चौथी अवस्था भी बता दिया प्लाज्मा, लेकिन 5वीं अवस्था में बताया था कि BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। एस एन बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये 2 वैज्ञानिक मिलकर के पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में, ठीक है ना, अपने शिष्यों को बताया। पूरे देश भर में इस बात को बताया, पदार्थ की 5वीं अवस्था, ठीक है ना, जो BEC के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की 5वीं अवस्था है? तो वो है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें 2 वैज्ञानिक के नाम है, और ये दोनों वैज्ञानिक अपने ही नाम से पदार्थ की 5वीं अवस्था का नामकरण कर दिया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब लास्ट प्रश्न है जो आप बताएंगे कि जब कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का बंधन बनता है? किस प्रकार का? तो देखिए, जब भी कभी धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो ये एक प्रकार का आयनिक बंधन बनाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन अब लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और उसका आंसर जानते हैं कैसे लिखिएगा? 31 का, ठीक है ना, 31 लिख करके और वहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, 31 नंबर में पूछ रहा हूँ, यहाँ पर सवाल था कि धातु अधातु के बीच अभिक्रिया होता है, तो इस अभिक्रिया को किस प्रकार का बंधन कहला, मैंने कौन सा बंधन बना के, ठीक है ना, एक यौगिक का निर्माण करता है। तो हमने आपको वीडियो में भी समझाया है, वीडियो को बहुत ध्यान से समझे होंगे, तो आप जरूर हमारा 31 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर धातु अधातु अभिक्रिया कर रहा है, एक प्लस और एक माइनस अभिक्रिया कर रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया यानी धातु अधातु अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बन रहा है, ये कौन सा बंधन बना रहे हैं? आयनिक बंधन। लेकिन जब दोनों तरफ अधातु रहेंगे, जब दोनों तरफ अधातु रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ अधातु रहेंगे, तो ये किस प्रकार की बंधन कहलाएंगे, ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएंगे? हमको 31 नंबर लिख करके और तब उसका डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा कि जब अधातु अधातु यानी 2 अधातु मिल करके किस प्रकार के बंधन बना करके अणु यौगिक का निर्माण करते हैं। आप हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम सभी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जैसी आपकी कमेंट आ रही है उस हिसाब से हम लोग विचार करके वैसा ही वीडियो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक पर हम लोग मेहनत करके एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कंसेप्ट वाली वीडियो जो है आपके बीच हम लोग रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में हम लोग को भी आपसे कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे तो वहाँ पर आप 2-4 घंटे के लिए कम से कम स्टेटस लगा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।